हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम यू ऑल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे। और मैं हाजिर हूँ आज फिर अपने उस पार्ट को लेकर। आवाज आ रही है ना? बुलंद। यस। तो वेलकम यू ऑल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने इन्फ्लेशन के टॉपिक को शुरुआत कर दिया था। आज हम उसकी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन में अगला हिस्सा क्या है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और लिखते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन, है ना? तो इन्फ्लेशन में जो और टॉपिक हो सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने इन्फ्लेशन के टॉपिक में कई सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट समझ लिए थे। आज हम देखेंगे मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, है ना? मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा स्फीति के मापक। ठीक है, कि इंडिया में कैसे मुद्रास्फीति को मेजर किया जाता है, आज का हमारा ये टॉपिक है। इंडिया में जो इन्फ्लेशन है उसको मेजर किया जाता है प्राइस इंडेक्स मेथड से। तो प्राइस इंडेक्स मेथड मतलब कीमत सूचकांक विधि का प्रयोग करते हैं। और ये जो कीमत सूचकांक विधि होती है, ये जनरली आपको ध्यान रखना है, दो तरीके भारत में प्रयोग किए जा रहे हैं। पहला तरीका जिसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या कहते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं इसको। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक। लेकिन दूसरी तरफ इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं होलसेल के अलावा दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है जी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, अब थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अगर आप बात करेंगे तो आप इसे कैसे मेजर करते हैं ये सब भी हम देख लेते हैं। अब यहां पर हम लोग ना थोक मूल्य में इन्फ्लेशन मेजर जो की जाती है वो होलसेल प्राइस पर की जाती है, और वहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन जो मेजर की जाती है वो कंज्यूमर के प्राइस पर करते हैं। ठीक है, मेजर होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स। मेजर या मेजर एवरेज चेंजेस इन होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एवरेज औसत कीमतों में परिवर्तन को मांगते हैं, लेकिन होलसेल प्राइस में। वहीं पर यहां पर क्या मेजर करता होगा? मेजर एवरेज चेंजेस इन रिटेल प्राइस या कंज्यूमर प्राइस, कंज्यूमर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप कहोगे कि सर इधर तो सर्विसेज लिखा, इधर गुड्स लिखा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है थोक मूल्य में औसत परिवर्तनों को मापता है। ठीक है, औसत मूल्य में, थोक मूल्य में औसत परिवर्तनों को मापता है। औसत परिवर्तनों या औसत कीमतों में परिवर्तनों को मापता है। यहां पर क्या करता है? उपभोक्ता, या आप उसको खुदरा मूल्य भी लिख सकते हैं। खुदरा मूल्य में मूल्य की कीमतों
में औसत परिवर्तनों को मापता है। ठीक है, मापता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के बीच ये अंतर है कि जब आपकी थोक में कीमतें बढ़ रही होंगी तो उनकी कीमतों में क्या परिवर्तन होगा, तो वो ये मेजर करेगा, और उपभोक्ता की कीमतों में क्या परिवर्तन होगा तो ये मेजर करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन यहां पर ओनली गुड्स, ये केवल गुड्स की कीमतों में होने वाले परिवर्तन ही मेजर करता है, जबकि ये क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों यानी कि वस्तु और सेवाओं दोनों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को मापता है, ये केवल एक चीज को मापता है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, अब आते हैं, पहले हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में डिटेल से समझ लेंगे। ठीक है, अब जब हम पहले इसको समझेंगे तो क्या है, ध्यान से देखिए। पहली चीज, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक क्यों बनाया जाता है? जैसे मैं अगर यहां पर आपसे कहूं कि कीमतें कितने प्रकार की होती है, पहली एक फर्म होती है ना, यानी कि कोई कंपनी, ये सब। तो फर्म ना उसको जब मैन्युफैक्चर करते हैं, या आप इनको प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, तो प्रोड्यूसर के लेवल पर जो प्राइस होता है उसको हम कहते हैं, जितने में वो चीज बनकर तैयार होती है तो उसे हम प्रोड्यूसर प्राइस कहते हैं, है ना। प्रोड्यूसर प्राइस, उत्पादक के द्वारा जो मूल्य तय किया जाता है उसको प्रोड्यूसर प्राइस कहते हैं। तो सबसे पहली स्टेज ये होती है जहां पर चीज बनकर तैयार होती है, उसे प्रोड्यूसर प्राइस कहते हैं। फिर वो फर्म से निकलती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ती है, उसमें कुछ टैक्स जुड़ता है, फिर वो एक होलसेलर के पास पहुंचती है। क्या बोलते हो आप, ऐसा ही तो होता है, थोक विक्रेता के पास। तो फिर यहां पर जो प्राइस होता है उसको हम लोग कहते हैं होलसेल प्राइस, कहते हैं कि नहीं, थोक मूल्य के। फिर होलसेलर के बाद ये कहां पहुंचता है बताओ, कि होलसेलर के बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से ये सेमी डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है ना। इसके बाद ये पहुंचता है एक रिटेलर तक। ठीक है, रिटेलर यानी कि खुदरा विक्रेता तक। अब जो खुदरा विक्रेता तक ये पहुंचता है तो ये कितना प्राइस लगता है, तो यहां पर जो प्राइस होता है जिस पर इसे सेल किया जाता है उसे ही बोलते हैं हम कंज्यूमर प्राइस या उपभोक्ता कीमत, और यहीं से ग्राहक इसे खरीदते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब इस स्तर पर महंगाई या मुद्रास्फीति को हम मेजर करते हैं तो उसके लिए ही हम बनाते हैं WPI इंडेक्स। और जब हम लोग इस स्तर पर यानी कंज्यूमर के लेवल पर चेक करते हैं तो यहां पर बनाई जाती है CPI इंडेक्स। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया हमको हो गया कि भाई जो CPI है, WPI है, वो कैसे बनाई जाएगी। अब ये लोग करते क्या है, देखो भाई, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जब एवरेज जो लिस्ट बनाएंगे वो लिस्ट कितने आइटम की होगी, पहले ये देख लो। होलसेल प्राइस में जो टोटल आई गुड्स होती हैं, उन टोटल गुड्स की संख्या होती है 697 वस्तुएं। ठीक है, यानी कि एक 697 वस्तुओं की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, जिसमें से ये क्या रखेंगे, प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल्स मतलब प्राथमिक वस्तुएं। ठीक है, कितनी होंगी प्राथमिक वस्तुएं, तो प्राथमिक वस्तुओं की संख्या होती है 117। कितनी होती है, 117। ये हो गई वस्तु। लेकिन इन
17 वस्तुओं को वेटेज कितना है, भारांश कितना है, तो है 22.7%। ठीक है, 22.6% या 22.7 भी कह सकते हो आप, 62 है, 22.62% लिख लो। ठीक है, ठीक। दूसरी कैटेगरी ऑफ वस्तु कौन है, फ्यूल एंड लाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रकाश एवं ईंधन। इसको कितना वेटेज दिया गया है, इसके अंदर वस्तुओं की कुल संख्या होती है 16 और वेटेज कितना है 13.15%। तीसरी टाइप ऑफ गुड्स जो होती है वो होती है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यानी कि विनिर्मित उत्पाद। ठीक है, या विनिर्मित वस्तुएं, उनकी संख्या है 564 और वेटेज कितना है 64.23। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कुल वस्तुएं कितनी हो गई, टोटल गुड्स कितनी हो गई, तो भैया टोटल गुड्स जो हो गई वो हो गई 697 और वेटेज कुल भारांश कितना हो गया 100%, है ना। तो अब यहां पर आप देखोगे कि थोक मूल्य सूचकांक हमें कितनी वस्तुओं की इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा है, 697 वस्तुओं की इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, याद रखना। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि दाल 120 रुपए हो गई है, तो बताओ कितनी महंगी हो गई, तो आप मुझसे पूछोगे कि पहले कितने की थी, ये तो बताओ, क्योंकि जब तक मैं पहले नहीं बताऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्राइस इंडेक्स मेथड एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष। आधार वर्ष इसलिए होता है क्योंकि पिछले वर्ष से तुलना करनी होती है, तुलना करके ही पता चलेगा कि महंगाई कितनी बढ़ी है। तो 2011-12 इसका बेस ईयर है। ठीक है, याद रखना। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन जारी करता है, तो एक तो याद रखना इसे मंथली पब्लिश किया जाता है, पब्लिश्ड मंथली यानी कि मासिक रूप से हर महीने जारी करते हैं। ठीक है, मासिक। और कौन जारी करता है, बाई ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, एडवाइजर। तो आर्थिक मामलों या आर्थिक सलाहकार विभाग द्वारा या कार्यालय द्वारा इसको जारी किया जाता है, याद रखना। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा इसको जारी करते, ये एक पूरी लिस्ट जारी होती है, इसके अंदर थोक में कितनी कीमतें बढ़ी हैं ये बताने की बात कही गई है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। क्या उठाया गया, WPI। ठीक है, एक ना रमेश चांद समिति या कमेटी बनाई गई। ठीक है, क्यों बनाई गई समिति, ये भी लिख लीजिए। इसलिए क्योंकि जो आधार वर्ष है उस आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर कितना करना है, 2022-23 करना है, इसलिए बना। ठीक है, कभी अगर आपसे पूछा जाए क्यों आधार वर्ष को बदलकर क्या करना है, तो आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करना है, इसका ये उद्देश्य है, इसलिए ये कमेटी बनाई। दूसरा, WPI को PPI से बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बनाई गई कि आपको यहां पर देखना है कि क्या संभव है कि WPI को हटा दीजिए और PPI ले आइए। अब आपके मन में आएगा कि PPI क्या है, PPI का मतलब होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स।
ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का मतलब, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का मतलब है उत्पादक कीमत सूचकांक। ठीक है। आप याद करिए, मैंने पिछले ही आपको बताया कि जो सबसे पहली कीमत होती है वो प्रोड्यूसर प्राइस ही होती है। जब कोई कंपनी किसी चीज को बनाती है उसको प्रोड्यूसर प्राइस कहते हैं। उसके बाद वो होलसेलर के पास जाती है, तब वो होलसेलर प्राइस बनती है। हमारे यहाँ होलसेलर प्राइस इंडेक्स है, हमारे यहाँ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नहीं है। तो अब सरकार क्या, नीति आयोग ने पीछे सलाह दी कि हमें होलसेलर प्राइस इंडेक्स की जगह इस कीमत पर, जैसे मान लीजिए अगर प्रोड्यूसर का प्राइस 100 होगा तो होलसेलर का प्राइस 120 होगा, तो 20 रुपया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैक्स, ये सब जुड़ जाएगा, तो वो संभव है कि कीमत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर आपको देखनी है कि बढ़ रही है घट रही है, तो आपको उसे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पर ही निकालना चाहिए। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि उत्पादक कीमत सूचकांक उत्पादन मूल्यों पर निकाला जाएगा, मूल्यों पर गणना की जाती है। मतलब हम यहां लिख सकते हैं प्रोड्यूसर मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसर्स प्राइस। ठीक है, उत्पादक मूल्यों पर इनकी गणना की जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इसकी संभावनाएं तलाशनी है, संभावना तलाशनी है, ये देखना है कि क्या ये हो सकता है ऐसा, हम प्रोड्यूसर प्राइस ले सकते हैं और उसके ऊपर इंडेक्स बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो ठीक है। याद रखना कि नीति आयोग और भारत में पीपीआई की गणना नहीं की जाती। ठीक है, नहीं की जाती। तो हम ये कह सकते हैं इंडिया डज नॉट मेजर पीपीआई। इंडिया या इंडिया डज नॉट मेजर पीपीआई, पीपीआई मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, देयर इज नो प्रोविजंस टू मेजर पीपीआई इन इंडिया, ये भी लिख सकते थे। दूसरा, नीति आयोग suggested government to replace WPI to PPI। क्या कहा गया कि नीति आयोग ने कहा कि पीपीआई को WPI से बदल दो, WPI को PPI से बदल दो, रिप्लेस WPI टू PPI। तो PPI का इस्तेमाल होना चाहिए WPI की जगह पर, यह कहा गया। ठीक है, तो ये WPI का हो गया। आगे चलते हैं कि व्हाट इज CPI। सीपीआई क्या है? सीपीआई बेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या करते हैं? मेजर्स एवरेज चेंजेस इन प्राइस ऑफ एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। औसत परिवर्तन को मापता है, पहली चीज। ठीक है, तो ये चीज यहां रखनी है आपने। इट मेजर्स एवरेज चेंजेस इन प्राइस इन गुड्स एंड सर्विसेज, अपने औसत परिवर्तन को मापता है। अच्छा जी, अब आ जाइए नीचे। अगर आपसे पूछे कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार की लिस्ट बनती है, तो इसमें आपको 4 मेजर तरीके दिखाई देते। एक होता है CPI, IW बोलते हैं इसको हम,
IW का मतलब हुआ इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब औद्योगिक श्रमिक, ये बोलते हैं इसमें, ठीक है, औद्योगिक श्रमिक। ठीक। दूसरा होता है CPIRL। CPIRL का मतलब होता है रूरल लेबर्स। इसका आपने अलग मतलब नहीं निकाला, इसका मतलब है कि एक लिस्ट बनाओ, गांव के लोगों पर महंगाई का क्या असर है, शहर के लोगों पर महंगाई का क्या असर है ना, ये है ना, रूरल लेबर, ग्रामीण श्रमिक, है ना, कि अगर मान लीजिए आपके गांव में आटा दाल चावल चीनी बढ़ता है तो शहर के लोगों पर उसका क्या असर होगा, कोई तो असर होगा ना, तो उसकी लिस्ट बनानी है यहां पर, एक ग्रामीण श्रमिक। फिर आता है CPI AL। AL मतलब एग्रीकल्चरल लेबर, कृषि श्रमिक, ये लो, कृषि श्रमिक। फिर इसके अतिरिक्त और लोग आते हैं, जैसे कृषि श्रमिक के अलावा एक लिस्ट और है जिसको हम बोलते हैं CPI कंबाइंड या CPI ऑल इंडिया। मतलब या तो वो संयुक्त है या वो अखिल भारतीय है, पूरे भारत का। ठीक है, तो ये चीज, तो चार आपको यहां पर दिख जाएंगे, चार पैरामीटर्स, चार अलग अलग लिस्ट होंगी। इन लिस्ट को तैयार किया जाता है, जो एग्रीकल्चर श्रमिक और इनका है, इसे तैयार करते हैं लेबर ब्यूरो के द्वारा। ठीक है जी, श्रम ब्यूरो के द्वारा। ठीक। लेकिन CPI कंबाइंड जो है उसे NS2 द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये प्रकाशित करते हैं। ठीक है, NSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, NSO द्वारा प्रकाशित करते हैं। ठीक है, इसका बेस ईयर कितना है, तो आपको ध्यान रखना है CPI के लिए जो हम बेस ईयर इस्तेमाल करते हैं वो बेस ईयर जो है वो 2012 है। ठीक है, आपको बता दिया कि अलग अलग लिस्ट बनेंगी, अलग अलग वस्तुएं होंगी। आपको यह ध्यान रखना है ये जो भी महंगाई की गणना हो रही है, CPI की अपनी एक बास्केट होती है। ठीक है, बास्केट, आइए मैं बास्केट भी दिखा दूं, हमारे पास सब है तुम्हारे लिए, है ना, सब है, कुछ रखते हैं हम भैया। आप कहिए तो कि क्या चाहिए आपको। लो जी, CPI बास्केट, 6 कैटेगरी ऑफ आइटम रहते हैं, है ना, तो उनका वेटेज भी हम लोग देख लेंगे और हम देख लेंगे कि कौन कौन सी चीजों को मेजर किया जाता है। देखो जी, जब आपके यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे महंगाई को कंज्यूमर के लेवल पर, तो ये लोग ना एक बास्केट होगी इनके पास, क्या होगी, बास्केट, और उसमें 6 आइटम्स डालेंगे जो कंज्यूमर या उपभोक्ता सबसे फ्रीक्वेंट इस्तेमाल। अब यहां पर सारे आइटम्स लिखे हुए हैं, जैसे मैं कहूं कि क्या आप लोग फूड एंड बेवरेजेस इस्तेमाल करते हैं, खाद्य एवं पेय पदार्थ, यस, इनकी महंगाई आएगी वो सबसे पहले आप पर असर डालेगी। तो फूड एंड बेवरेजेस को सबसे, क्योंकि सबसे ज्यादा एक कंज्यूमर क्या इस्तेमाल करता है, अपने इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा कंज्यूमर खाने पर ही खर्च करता है, पता है, हाँ, तो 45.86% ये होता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका, अगर हम देखें तो एक इंडिविजुअल चीज पर आप देखो तो फूड एंड बेवरेजेस, फिर आता है हाउसिंग, पूरे जीवन काल में एक बार। अच्छा आप ये सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि जितना खर्चा मकान बनाने में है उतना खर्चा क्या खाने पर भी होता है, तो आप कहेंगे है कुछ भी, मकान तो आएगा 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का, है ना, लेकिन खाना तो आदमी को मिल जाएगा कितने में, 500 रुपए में, 100 रुपए में, 300 में।
लेकिन भाई मकान जिंदगी में एक बार बनता है, खाना जिंदगी में एक बार खाते हो क्या? नहीं ना। तो अपनी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा हम पूरे जीवन काल में खाने पर खर्च करते हैं टू गेट सर्वाइवल। तो यस, तो फूड एंड बेवरेजेस, इनकी महंगाई, हाउसिंग, घर बनाना कितना महंगा हुआ एक आम आदमी के लिए, तकलीफ होती है उससे। फ्यूल एंड लाइट, ईंधन और प्रकाश कितना महंगा हुआ, ये भी काउंट किया जाता है। क्लॉथिंग एंड फुटवियर, इसकी भी काउंटिंग होती है कि भाई कपड़े लत्ते कितने महंगे हुए। फिर एक चीज और, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, सारे लोग तो नहीं खाते लेकिन मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स यानी कि मादक पदार्थ इनमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करती है। तो उनको भी, अगर वो चीजें भी महंगी होती, मान लीजिए गुटखा 10 रुपए की जगह 12 रुपए का हो जाए, आपको लगे 2 ही रुपए तो बढ़ा, लेकिन 2 रुपया का एक गुटखा पड़ा। दिन में अगर आप खाते होंगे 5, तो दिन भर में आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया 10 रुपए का। 10 रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन का मतलब है महीने के 300, साल के 3600। केवल 2 रुपया बढ़ने से 3600 रुपए आप ज्यादा खर्च करने लगोगे अगर 5 गुटखा खाते होगे तब। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद मिसलेनियस, मिसलेनियस में आती हैं सर्विसेज, जैसे एजुकेशन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बैंक, जैसे बीमा, है ना, ये सारी चीजें और महंगी। तो ये 6 कैटेगरी ऑफ आइटम्स हैं। इन 6 कैटेगरी ऑफ आइटम्स में सबसे ज्यादा वेटेज, यानी कि सबसे ज्यादा हमको इफेक्ट कौन करता है, फूड एंड बेवरेजेस। ये चीजें हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं, इसलिए इनको सबसे ज्यादा वेटेज असाइन किया गया है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट। यस, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल सेट है। चलिए फटाफट आगे चलें, जल्दी बोल दीजिए, बोलो भाई। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को यहाँ तक, ठीक है। तो 6 कैटेगरी ऑफ आइटम थे, मैंने यहाँ पर लिख भी देता हूँ अगर आपने लिखना है। तो पहला तो आपने फूड एंड बेवरेजेस लिखना है। खाद्य, हिंदी में लिखेंगे क्योंकि पीछे इंग्लिश में लिखा ही था, खाद्य एवं पेय पदार्थ, ठीक है। और इसी को सबसे ज्यादा वेटेज मिला हुआ है। दूसरा हिंदी वाले लिख ले और देखिए, खाद्य पेय पदार्थ, उसके बाद आपने लिखना है आवास, ठीक है, गुटखा, पान, तंबाकू, अन्य मादक, है ना, मादक पदार्थ। फिर आता है प्रकाश, ईंधन, और भी थे। इसके बाद एक होगा कपड़ा, जूता, ये लो, ये भी लिख दिया। एंड वन मोर थिंग, कपड़ा जूता, विविध सेवाएं जिसमें आती हैं जनरली, सेवाएं। अब सेवाओं में जैसे बैंक लग सकते हो, बैंकिंग सेवाएं, एजुकेशन, है ना, परिवहन, बीमा इत्यादि। भैया इनकी बनती है बास्केट, और इनकी महंगा, अब जिसे कहते हैं ना कि महंगाई आ गई, महंगाई, ये सब चीजें महंगी होंगी तब आप बोलना महंगाई आई है। कोई एक वस्तु महंगी हो जाए और फिर चिल्लाने लग जाओ महंगाई आ गई, महंगाई आ गई, भगा दी जाओगे भाई, उसको महंगाई नहीं कहते। महंगाई किसको कहते हैं ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब दो तीन बातें और देख लो। जैसे मैं कहता हूं कि बास्केट है ये, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार की बास्केट। अब इस बास्केट के महंगे होने से इन्फ्लेशन आती है आपकी, ठीक है, इस बास्केट के महंगे होने से इन्फ्लेशन आती है। अब यहीं पर आप इसको दो तीन तरीके से लिख सकते हो। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है ना, इसको हिंदी में भी हेडलाइन लिख लो। कई बार ना आप इंग्लिश के चक्कर में हिंदी के चक्कर में रहते हो, फिर आपकी उसकी हिंदी याद नहीं कर पाते हो, तो इंग्लिश के टर्म से भी चला करो, है ना। हेडलाइन मुद्रास्फीति, इसको हम लिख सकते हैं ऑल कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन, ऑल कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन। ऑल कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब आप जानते हैं, सभी वर्गों में
मुद्रास्फीति मतलब सिंपल, अगर ये सब कुछ महंगा हो जाए, जनरल महंगी हो जाए चीजें, तो आप कहना कि भैया ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है, ऑल कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, ये क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन है। ठीक है, चलिए। लेकिन कभी कभी आप ना एक टर्म लिखा हुआ देखोगे, कोर इन्फ्लेशन। क्या होता है ये कोर इन्फ्लेशन? ठीक है, कोर इन्फ्लेशन या कोर मुद्रास्फीति का क्या मतलब? देखो भाई, कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है, याद रखना, कि ऐसी इन्फ्लेशन जिसमें आपको एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड कर दीजिए, हटा दीजिए। क्या हटाओगे बताओ? तो इनमें से हम हटा सकते हैं फ्यूल एंड फूड। तो इसका मतलब यह हुआ कि खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर आने कर मुद्रास्फीति, यानी कि इसमें दो चीजों को हटा दो, अगर फिर इन्फ्लेशन है तो हम कहेंगे कि कोर इन्फ्लेशन है। जैसे इसको हटा दो, काट दो, और इसको काट दो, अगर फिर भी इन्फ्लेशन आ गई आपकी, तो हम इसको बोल देंगे ये फूड इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन है। ये कैसे इन्फ्लेशन है? कोर इन्फ्लेशन। कल हमने शायद फिलिप्स का पढ़ लिया था, है ना, कोर इन्फ्लेशन। अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर इफ यू आर लाइव, तो मुझे आप बता दिया करो, आप दिखा दिया, बता, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा पर्पस ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख भी लेता हूँ कि अगर किसी का कोई कांटेक्ट डिटेल्स है, तो सो दैट सब कुछ मैं उसको भी चेक कर लेता हूँ, है ना। चलिए, यस, आगे चलते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखें, खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर जो मुद्रास्फीति आती है, उसे हम बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, है ना। उसको क्या बोलते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक इन्फ्लेशन लला और होती है, जिसको कहा जाता है फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन का मतलब, खाद्य मुद्रास्फीति का मतलब, तो ये जो खाद्य है पहला वाला, अगर यही महंगा हो, या इसी को हमने मेजर करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर किसी भी आम आदमी पर यही डालता है, तो इसलिए हम इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। इज इज क्लियर? ओके, डन कर दीजिए। करता हूं, सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरीके के, आपको थोड़ा सा मैं इसे लेप के भी चलता हूं आपको इकोनॉमिक सर्वे में, सो दैट आपके लिए ये थोड़ा रेलेवेंट भी हो जाए। देखो जरा, आइए जरा देखो भाई, पहली चीज तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है 4% के आसपास रहनी चाहिए। इसको हम 2 से 4-6% के बीच लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और वो भी कंज्यूमर की, आप WPI की इन्फ्लेशन को छोड़ दीजिए। ठीक, ग्रीन कलर से दर्शाई गई है हमारी CPI। CPI इन्फ्लेशन दिसंबर 2024 से चले। ठीक है, ध्यान, इधर वाला आंकड़ा नहीं देखना है, ये देखना है इधर वाला, है ना। पता चला वहां इधर वाला देखो 15% दिखाई नहीं लग जाए। ठीक है, हाँ, ये वाला आंकड़ा देखना है, आपको यहां नहीं देखना, उधर देखना, उधर। तो ये कितने परसेंट पर थी? अप्रैल 2022 में 6%, कम होते 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 आज लगभग अगर देखा जाए तो 5.5% के आसपास CPI, यानी कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो अप्रैल वगैरह में थोड़ी बहुत बढ़ी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके कम हो गई है, इससे कोई खास अंतर नहीं है। टर्म देखिए, CPI इन्फ्लेशन मतलब कंज्यूमर के लिए इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन मतलब जो आपने फूड छोड़ दिया था और जो फ्यूल छोड़ दिया था उसको। WPI इन्फ्लेशन मतलब, तो WPI मतलब जो आपकी होलसेल में इन्फ्लेशन है, देखा ना राइट हैंड साइड, तो वो इधर से देखनी, वो भी आ गई आप 2-3% के आसपास, बहुत कम हो गई है, ये चीज यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि क्या इसमें लगातार कमी हुई है, तो यस वी कैन से दिस, यस कमी हुई है। अच्छा, इन्फ्लेशन में कमी के कारण क्या हो सकते हैं, उस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले ही करते देखो,
यहां से आप देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय फ्यू फूड आइटम्स। देखिए अगर आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब ऑल कैटेगरी इन्फ्लेशन, बोलो, है ना, सब कुछ महंगा है, तो सब कुछ के अंदर तो फूड भी आएगा। इन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ महंगा हुआ है, देखो रेड कलर से थोड़ी इन्फ्लेशन बीच में नीचे गई थी लेकिन वापस ऊपर बढ़ गई है। कह रहे हैं कि क्यों बढ़ गई है, तो उन्होंने कहा देखो जी टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो और वेजिटेबल्स जो वगैरह हैं उनके प्राइसेस बढ़े हैं और इसकी वजह से टोटल इन्फ्लेशन भी ऊपर चली गई। तो अगर ऐसे कोई पूछे स्टेटमेंट बनाकर, अभी रिसेंट एग्जाम में अगर आप जाओगे कि हालिया इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप मुझे बताइए कि हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ी है, क्या क्यों रीजन, क्या रीजन बताएंगे। तो इन्होंने कहा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज तो हुई है लेकिन उसका एक बड़ा कारण यह था कि फूड इन्फ्लेशन भी काफी हद तक तेजी से बढ़ी है। आप यहां पर देख सकते हो अगर इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन जो कि यहां पर है लगभग 5% के ऊपर, वो कम होकर गिर जाती है 4.5% पर अगर इसमें से आप टोमेटो, ओनियन और पोटैटो की इन्फ्लेशन को घटा देते हैं, और ये और नीचे तब भी चली जाती है यानी कि लगभग 3.5% पर आ जाती है अगर इसमें से सब्जियों और दालों की इन्फ्लेशन को घटा दो तो लगभग 1.5-2% का असर डाल देती। इतनी तेजी से बढ़ी है इन्फ्लेशन पिछले दिनों में, इसमें ये बताया गया। ठीक है, ध्यान रखना। फूड इन्फ्लेशन आप लगातार देख सकते हैं, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है ये, और ये भी ज्यादा है। और इसमें भी पिछले दिनों में कोई चीज अगर भारत में महंगी रही है तो उसका आपने 2-3 नाम लिखने कि एक तो टमाटर, ओनियन और पोटैटो, ये रिस्पॉन्सिबल रीजन है जिनकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आपने यही बताना है और आपने कहना है यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए स्टॉक, देखो आज ना थोड़ी सी मैं कम समय के लिए क्लास लूंगा क्योंकि मेरी एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, फिर कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, यस, आइए स्टॉक लिमिट्स ऑन व्हीट। अच्छा ये बताओ, क्या आप क्या कह रहे हैं कि इंडिया में फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है? ठीक है जी, ध्यान रखिए, और फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो कंज्यूमर सबसे ज्यादा बेहाल होगा। तो व्हाट आर द मेजर्स हैव बीन टेकन, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल, सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं इसे कंट्रोल करने के लिए? आओ जरा देखते हैं। अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो जो अनाज है उसको लेकर क्या किया, स्टॉक लिमिट्स ऑन व्हीट। सरकार ने तय कर दिया है कि व्हीट का के प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं। देखो आपको याद रखना है, मैंने कहा था कई बार ना एक बॉटल नेक इन्फ्लेशन होती है, कल ही बताया था आपको, जब सप्लाई डिस्टर्ब होगी, सप्लाई डिसरप्शन होगा, ठीक है जी, सप्लाई डिसरप्शन होगा, तब आपकी इन्फ्लेशन बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा सकती है, सप्लाई डिसरप्शन से। ठीक है, तो तब आपकी जो इन्फ्लेशन है वो ऊपर जा सकती है, डिस्टर्ब हो रही ना। अब फूड के मामले में क्या होता है, जैसे टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इनको लोग ब्लॉक कर के रख लेते हैं, अपने पास चुपचाप रख लेते हैं। अब जब वो रख लेंगे तो फिर पता चलता है कि इन्फ्लेशन तो फिर बढ़ेगी क्योंकि मार्केट में आएगा नहीं। तो अनाज की स्टॉकिंग नहीं करनी। अगर अनाज की स्टॉक कर लेंगे अनाज को तो फिर लोगों को अनाज मिलेगा कैसे, वो कैसे खाएंगे अनाज, वो तो खा ही नहीं पाएंगे अनाज, है ना। ये चीज ओपन मार्केट सेल स्कीम व्हीट एंड राइस, गवर्नमेंट की तरफ से भारत ब्रांड नाम का गेहूं चावल ये बेचा गया, आटा भी बेचा गया, चावल भी बेचा गया सस्ते दाम पर। सरकार ने कहा कि हम सस्ता बेचेंगे, तो यहां पर सीरियल्स यानी कि अनाज की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से की गई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
अब यहां पर आते हैं पल्सेस। पल्सेस मतलब जो दालें हैं, दालें हमेशा ही दिक्कत करती हैं, तो सरकार ने दालें भी खरीदी और भारत ब्रांड के तहत चना, मूंग, मसूर, इनकी दालों को भी सब्सिडाइज रेट पर सस्ते दाम पर बेचा। फिर सरकार ने जो दालें बाहर से भी मंगाई, देसी चना, तूर, उड़द, मसूर और येलो पीस, पीली मटर वगैरह, इसको भी टैक्स फ्री कर दिया। क्या कर दिया? टैक्स फ्री कर दिया। अच्छा, ये इनिशिएटिव्स कभी भी आप पढ़ोगे, आप ध्यान रखना, इस तरीके के इनिशिएटिव प्रयोग करके चीजें काम में लाई जाती। इंपोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट्स, तूर और देसी चना की जो लिमिट है उसको भी एक हद तक लिमिटाइज कर दिया गया और कहा गया कि एक लिमिट के ऊपर नहीं कर सकते आप। सब्सिडाइज सेल ऑफ ओनियन, टोमेटो, बफर स्टॉक ऑफ द ओनियन। अब यहां पर वेजिटेबल के मामले में ओनियन और टोमेटो ही हमें हर साल पता, कभी बार देखते 40 रुपए का है, फिर अचानक से 250-300 तक चला जाता है, तो उसको भी सब्सिडाइज सेल सरकार ने बेची। और फिर कहा कि ओनियन की स्टॉकिंग भी अलाउ नहीं है, अगर कोई करता है तो उसको सरकार पकड़ने वाली है। तो इंडिया में इन्फ्लेशन अगर मैं देखूं तो देखो जी, मैंने क्या बताया, पहली इन्फ्लेशन जो है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, उसको सबसे ज्यादा, यानी हेड लाइन मुद्रास्फीति है बेटा, जो उस हेडलाइन मुद्रास्फीति को इफेक्ट किया गया है, प्रभावित किया गया। किसके द्वारा प्रभावित किया गया बताओ? सर, हेडलाइन इन्फ्लेशन को प्रभावित किया गया फूड इन्फ्लेशन, यानी कि टॉप, टोमेटो, अनियन, प्याज एंड अदर वेजिटेबल्स एंड जो पल्सेस हैं उनकी वजह से काफी हद तक ड्रिवन थी, यानी कि ये उसके कारण थे जिनकी वजह से ये इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन देखने को मिलती है क्योंकि उसके पीछे क्या कारण बताया गया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। इसीलिए आपको भारत में CFPI भी ज्यादा देखने को मिलता है आज के समय में, यानी कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो हमें बताता है कि खाद्य मुद्रास्फीति ज्यादा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पिछले दिनों ना यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के अंदर सप्लाई डिस्ट्रिब्यूशन के कारण इन्फ्लेशन है, तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या आरबीआई की कोई रोल है? देखो, आरबीआई का बड़ा सीमित रोल है। आरबीआई अनेबल टू कंट्रोल द फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि आरबीआई सब्जी और ये क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जनरली किस रीजन से हो सकती है, कॉज क्या हो सकते हैं, आप कॉजेस सोचिए। सप्लाई डिसरप्शन एक कॉज होता है और वो सप्लाई डिसरप्शन के कॉजेस ढूंढने हैं। तो हम पहला कॉज लिख सकते हैं ब्लैक होर्डिंग, है ना भैया, काला बाजारी होगी तो नहीं पहुंचेगा सामान बाजार में, है ना, एक ये रीजन हो सकता है। लो प्रोडक्शन, एक ये लो रीजन हो सकता है। उत्पादन में क्या हो, कमी हो। एक रीजन ये हो सकता है हाई इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क अधिक है। मतलब कई सारी ऐसी दालें हैं, जैसे तूर की दाल है, चने की दाल है, इन सबके लिए हम दूसरे देशों पर भी निर्भर करते हैं। दालों के मामले में we are the one of the largest producer of the pulses, but we do not produce the sufficient या adequate supply of the pulses, so that some of the amount we have to import from the outside, तो कुछ हमें ऐसा आउटसाइड या देश के बाहर से क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये एक रीजन हो सकता है, जैसे सप्लाई अगर नहीं हो रही तो काला बाजारी हो सकती है, लो प्रोडक्शन हो सकता है, हाई इंपोर्ट शुल्क हो सकता है। एक और रीजन आप लिख लो, जैसे नेचुरल डिसरप्शन हो सकता है। नेचुरल डिसरप्शन का मतलब भाई मानसून अच्छा नहीं है ना, इसको कहते हैं प्राकृतिक अवरोध हो सकता है ना, प्राकृतिक अवरोध हो सकता है। ये रीजंस हैं, दीज आर द रीजंस, ये कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से सप्लाई, और यही एक रीजन है भारत के अंदर, इसको हम देख रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि मेजॉरिटी, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भारत के अंदर तो अनाज फ्री में भी बट रहा है, तो अनाज फ्री में बट रहा तो उसका मतलब क्या है? जैसे
यहीं पर एक मैं कानून भी डिस्कस कर देता हूं, अनाज की बात इतनी हो रही है तो इंडिया में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। ये जो आपको अनाज मिलता है वो अनाज मिलता कैसे? इसको हम कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, 2013। इसके अंतर्गत भैया फूड राशन बढ़ता है। क्या पर्पस था? पहला पर्पस है राइट टू फूड, राइट टू फूड यानी कि भोजन का जो आपका अधिकार है, भोजन का अधिकार सुरक्षित करना, तो एंश्योर द राइट टू फूड, इसलिए यह कानून आया है 2013 में, ठीक है। हर अब देखो, जरा सोच कर देखो, अगर राइट टू फूड है तो फिर महंगा अनाज कैसे? जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, भारत एक फूड सिक्योर नेशन है, तो आप कहते हैं फूड सुरक्षा यानी कि खाद्य सुरक्षा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? तो हम क्या कहते हैं, पहला तो मीनिंग है अवेलेबिलिटी, कि उपलब्धता अनाज की होनी चाहिए, है कि नहीं भाई? हर किसी के लिए अनाज उपलब्ध हो। फिर होता है मीनिंग एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी यानी कि पहुंच होनी चाहिए अनाज तक, हर कोई आदमी अनाज खरीद सके, ऐसा नहीं कि तुम ये हो फलाना हो, वहां पर इक्वालिटी होनी चाहिए। और थर्ड कंपोनेंट है इसका अफोर्डेबिलिटी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। भैया भारत को आप तभी एक खाद्य सुरक्षित देश कह पाएंगे जब ये तीनों कंपोनेंट पूरे होंगे। कोई भी देश अगर है वहां पर मैं कहूं कि उत्पादन बहुत हो रहा, तो अवेलेबिलिटी तो हो जाएगी, लेकिन वो सारा उत्पादन उठा के बेच देते किसी देश को, तो हो गई, पहुंच नहीं होगी, बात खत्म हो गई, लोगों को मिलेगा ही नहीं अनाज। तो ऐसे देश को खाद्य सुरक्षा तो नहीं कहोगे ना कि खाद्य सुरक्षित है। मैं उसी देश को खाद्य सुरक्षित देश कहूंगा जहां पर अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता होगी, और उसके साथ साथ एक्सेसिबिलिटी यानी कि पहुंच भी होगी, लोग आसानी से अनाज को अपने सामने देखें। यह है अनाज। अब वो खरीदने गए, और जब बेटा वो खरीदने गए तो क्या पाए? वो पाए कि अनाज बहुत महंगा है। अगर अनाज बहुत महंगा होगा तब भी वो फूड सिक्योर नेशन नहीं कहलाएगा, खाद्य सुरक्षित देश नहीं कहलाएगा। अब खाद्य सुरक्षित देश कैसे बनना है? तो अफोर्डेबिलिटी। अब बताओ जरा, भारत एक फूड सिक्योर नेशन है, लेकिन यहां तो त्राहिमाम मचा हुआ है, यहां तो खाद्य सुरक्षा नहीं है, यहां तो खाद्यान्न बहुत महंगे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भोजन का अधिकार असुरक्षित हो सकता है, लोग हो सकता है खरीद ना पाए। तो इसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्यों लाया गया? टू प्रोवाइड फूड, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। तो हम लिख सकते हैं कि सब्सिडी कृत अनाज की उपलब्धता कराना, ठीक है, सरकार यहां सब्सिडी देगी। और इसके अंतर्गत क्या है, कौन होंगे बेनिफिशियरीज? तो लाभार्थी कौन है? तो लाभार्थी होंगे, पहला 75% रूरल पॉपुलेशन, मतलब सिंपल मतलब है भैया 75%, गलत, हाँ, पॉपुलेशन यानी कि ग्रामीण आबादी, ग्रामीण आबादी की 75% आबादी को यहां पर अनाज दिया जाएगा सब्सिडी पर।
फिर दूसरा 50% चाहिए आपकी अर्बन पॉपुलेशन, शहरों की 50% या शहरी आबादी को यहां पर दिया जाएगा। अब आप कहोगे 50-75 ये पहचान कौन करेगा? इनकी पहचान करने की जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, कि राज्य सरकार किनको अनाज बांटना चाहते हैं ये राज्य सरकारें खुद तय करेंगी। ठीक है, क्या अनाज मिलेगा? वीट, राइस, सीरियल्स, है ना, गेहूं, चावल या मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज कितना है भैया? प्रति व्यक्ति 5 केजी, 5 किलो चावल मिलता है, 5 किलो आटा मिलता है ना। 5 किलो का एक इन्होंने पैरामीटर बना रखा है, उसके बेसिस पर ये बांटा जाता है। अदर प्रोविजंस भी हैं, वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ये यहां पर इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर पहले तो पैसा भी लेते थे, लेकिन अभी कुछ वर्षों के लिए पैसा नहीं लेंगे, और उसका कारण है भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम की एक स्कीम चलाई गई थी, जिसमें 5 किलो आटा या 5 किलो चावल आप कोई एक चीज ले सकते थे, और उसके तहत आपको कोई भी पैसा नहीं देना था। तो आगे शायद 2027 या 2028 तक कोई पैसा नहीं देना है, अनाज फ्री में मिलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्या इसमें कुछ अदर प्रोविजंस भी हैं? तो जवाब होगा यस, इसमें अदर प्रोविजंस भी हैं। क्या है? देखो भैया, अन्य प्रावधान ये हैं, ध्यान से सुन लो। अन्य प्रावधान क्या है कि जो हमारे क्लास, या ऐसे लिख लो, जिनकी एज 6 से 14 वर्ष तक है, हालांकि उनको न्यूट्रिशन मिलना है, ठीक है, न्यूट्रिशन मिलना है स्कूल में, इसीलिए उसे मिड डे मील चलाया गया, वो भी इसी एक्ट के तहत। अगर कभी पूछे मिड डे मील, जिसे आज पीएम पोषण का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? पीएम पोषण का नाम दे दिया। दूसरा और क्या है? जो महिलाएं प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर हैं, प्रेग्नेंट हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर हैं, ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं गर्भवती महिलाएं, ठीक है, महिलाएं या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर्स, स्तनपान कराने वाली महिलाएं। मतलब क्या हुआ? देखो, जब बच्चे होते हैं छोटे, स्तनपान कराने वाली महिलाओं का लॉजिक क्या है, क्यों लिखा गया? क्योंकि बच्चे गर्भवती मतलब बच्चा होने से पहले की स्टेज, स्तनपान कराने वाली महिलाओं का मतलब स्टेज आफ्टर द बॉर्न ऑफ चाइल्ड, है ना। तो बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इनके लिए भी यहां पर कुछ प्रोविजन किए गए। क्या कहा गया? कि इन्हें कैश बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? कैश बेनिफिट्स मिलेंगे अप टू 6,000, 6,000 रुपए की नगद, नगद मिलेंगे भैया इन्हें 6,000, 6,000 नगद मिलने वाले हैं, 6,000 नगद मिलेंगे इनको, ये बात कही गई है यहां पर, ठीक है, 6 से 14 साल। तो ये दो अलग और प्रोविजन है, इन प्रोविजंस के माध्यम से ही इसे लागू। अब सवाल ये था कि 75, चलो ठीक है 75%, 50% ये आबादी तो लड़ लेगी, तो इसके बाद महंगाई तो असर इसके बाद के लोगों पर भी तो डालती है। मान लो जिन्हें आटा वाटा नहीं मिला, फिर क्या करेंगे? तो फिर गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला कि देखो भाई, हम क्या करेंगे, ओपन सेल करेंगे, ओपन सेल करेंगे, यानी कि खुली बिक्री करेंगे, और खुली बिक्री करेंगे अनाज की सब्सिडी पर, सब्सिडाइज्ड रेट पर। जैसे मान लो आपका गेहूं या चावल मान लो
₹50 ₹60 मिल रहा है मार्केट के अंदर, तो सरकार तुम्हें ₹27 ₹25 ₹26 में दे देगी सबको। सरकारी दुकानों में जाओ तो वहां पर सब्सिडी के रेट पर देंगे, और उसके लिए गवर्नमेंट ने भारत ब्रांड की शुरुआत करी, ठीक है। और इस पर अनाज जो है वो सब्सिडी पर मिलेगा, ध्यान रखना। अनाज किस पर? तो भारत ब्रांड के तहत सरकार ने गेहूं भी बेचा, सॉरी आटा भी बेचा, यानी कि फ्लोर भी, और चावल यानी कि राइस भी। और मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया था कि भारत ब्रांड के तहत पहले गेहूं चावल बेचा, फिर सरकार को लगा भैया दाल तो चाहिए होगी, दाल के बिना तो नहीं बनेगा, फिर सरकार ने दाल भी बेची, है ना, दाल भी बेची, चना मटर मशरूम जो भी है, चीनी भी बेची गई जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो ये इससे ये हुआ कि जो लोग बच गए उन लोगों को भी खाद्यान्न मिल जाएंगे, है कि नहीं, बोलो। उन लोगों को भी खाद्यान्न आसानी से मिल जाएंगे, ये चीज यहां पर ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को भी समस्याएं अगर हैं तो वो हमें बता सकता है, और अगले दिन या बाद में भी अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो यू कैन जस्ट पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको बाद में भी रीड करके देख सकता हूं, ठीक है। यानी कि मैं देख लूंगा और अगले दिन उसका डाउट ले लूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या रहती है तो उस चीज के लिए यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखनी है, ठीक है। होपफुली आगे चलने का वक्त आ चुका है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि भाई ये इन्फ्लेशन इस तरीके से काम कर रही है, WPI हो गया, CPI हो गया, और CPI की बास्केट्स हो गई, फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन भी हमने देख ली, और फिर हमने देख लिया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी क्या होता है, वो चीज भी हमने देख ली, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और कोई समस्या भी नहीं आई। एक बार देख लेते हैं, अगर किसी का कोई कमेंट वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चला जाए, है ना। चलिए, अब यहां पर एक टर्म और है, आप याद रखेंगे कि इन्फ्लेशन पर इफेक्ट कैसे पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना। RBI CPI को की इंडिकेटर लेता है। की इंडिकेटर मतलब RBI के अनुसार CPI के द्वारा मुद्रास्फीति का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि मुद्रास्फीति का अगर आकलन करना है RBI, वो इसी से करता है, ठीक है। और याद रखना, जो RBI के माध्यम से जब कभी भी एक्सपेंशनरी या जिसको आप विस्तारित कहते हो मौद्रिक नीति या सस्ती यानी कि चीप मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी, तो याद रखना एक्सपेंशनरी या चीप मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी, ये बात याद रखने वाली है कि उससे इंटरेस्ट रेट बेटा कम हो जाएंगे और मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो बाजार तरलता बढ़ेगी और हमेशा आपको बाजार में प्राइस राइज या कीमतों में वृद्धि दिखाई देगी, और उसकी वजह से हम इन्फ्लेशन देखेंगे, यानी कि ये चीज देखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इन्फ्लेशन कैसे आती है? इन्फ्लेशन आती है, ध्यान रखना, ठीक है, याद रखना। ओके, इन्फ्लेशन कैसे आ सकती है? RBI के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो ये तरीका एक हो सकता है, इन्फ्लेशन आ सकती है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक चीज और है मुझे याद आ रही है, कभी कभी पूछ लेते हैं, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है ना। अगर स्क्यूफ्लेशन देखें तो आपको ध्यान रखना है क्या है, कभी पूछ लिया जाए तो वो भी आप लिख लो। एक टर्म याद आ गया मुझे, स्क्यूफ्लेशन क्या है? कहते हैं कि जब जब किसी विशेष वस्तु की
कीमतों में वृद्धि होती है जबकि अन्य अन्य होती है जबकि अन्य वस्तुओं की कीमतें सामान्य रहती हैं। ठीक है, तो स्क्यूफ्लेशन का मतलब क्या हुआ? स्क्यूफ्लेशन का मतलब हुआ राइज इन स्पेसिफिक कमोडिटीज प्राइस, किसी विशेष वस्तु की कीमत में वृद्धि। ठीक है, याद रखना, राइज इन स्पेसिफिक कमोडिटीज प्राइस, किसी विशेष वस्तु की कीमत में वृद्धि। एग्जांपल, बाजार में अगर ऑनियन के प्राइस बढ़ जाएं, टोमेटो के प्राइस बढ़ जाएं, तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई महंगाई आ गई, महंगाई आ गई, बल्कि यू हैव टू से दिस कि स्क्यूफ्लेशन है ये, दैट्स नॉट इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन में तो सब कुछ बढ़ना है ना। तो दैट्स इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो। कल फिर मिलते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज नेशनल इनकम। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल।